students, the next topic that we are going to discuss is tangent plane. In previous lecture, we have discussed that when a plane cuts a sphere from center or from any other part, so then what we will get a circle. So अगर कोई भी एक plane जो है वो सिर्फ उससे मीट करके चला जाता है, वो स्फीयर को कट नहीं करता है, तो इन दैट केस जो हमारे पास चीज आती है दैट इज नोन एज अ टेंजेंट. तो इन्हीं टेंजेंट लाइंस का जो लोकस होगा दैट इज नोन एज अ plane, and that plane is known as a tangent plane. So today we are going to discuss how to find the equation of tangent plane to a sphere. मैं यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लेके चल रही हूँ. जिस तरह से जनरल इक्वेशन का केस होगा सेम उसी तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन का केस बन जाएगा आपके पास. So हमने यहाँ पे कंसीडर करी जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर. ऑल ऑफ अस वी नो दैट कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus t is equal to 0. मैंने इसका नाम 1 रख दिया. अब क्योंकि अगर प्लेन जो है वो टेंजेंट को मीट कर रहा है एट वन पॉइंट, तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो स्फीयर के ऊपर भी लाई कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है. ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि अगर कोई भी स्फीयर को आप एक प्लेन के ऊपर रखते हो, ठीक है ना, तो बेसिकली वो किसी एक पर्टिकुलर लाइन को जाके वहां पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को जाके मीट करेगा. ठीक है, पूरे के पूरे टेंजेंट प्लेन को मीट नहीं कर जाएगा. सो हमने वो पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर कर लिया x1, y1, z1, और जो हमारे पास लोकस ऑफ टेंजेंट लाइंस है, ठीक है, जहां से टेंजेंट प्लेन आया हमारे पास, उस प्लेन में डेफिनेटली उस पर्टिकुलर पॉइंट में से निकलने वाली कोई एक लाइन भी होगी हमारे पास. क्लियर. हमने कहा मान लीजिए कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1, z1 वो कैसी हो जाएगी बेटा दिखने में, x माइनस x1, और हमने साथ ही साथ क्योंकि हमें सेकंड पॉइंट नहीं पता कि वो किस में से पास कर रही है, तो हमने उसकी drs कंसीडर कर ली l, m, n. तो एनी इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through x1, y1, z1 and has drs l, m, n, तो in that case वो इक्वेशन ऑफ ए लाइन कैसे लिखी जाती है, x माइनस x1 अपॉन l is equal to y minus y1 upon m is equal to z minus z1 upon n. इस पूरी वैल्यू को इक्वेशन ऑफ लाइन को मैंने किसके बराबर ले लिया है, r के बराबर ले लिया है. ठीक है, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया. इसे मैंने इक्वेशन r के बराबर ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट आ जाएगा x1 प्लस एल आर कॉमा y1 प्लस एम आर, क्योंकि मैंने इज इक्वल टू रखा है बीच में, तो एक एक करके हम इनको कंपेयर कर लेंगे. तो हमारे पास पहला पॉइंट x का आ जाएगा, दूसरा y का आ जाएगा और तीसरा पॉइंट z का आ जाएगा. अब अगर ये लाइन जो है, ठीक है, चाहे ये कट कर रही है चाहे ये मीट कर रही है, इन बोथ द केसेस, ठीक है, ये पॉइंट जो है जो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है वो पॉइंट जो है वो स्फीयर के ऊपर भी लाई कर जाएगा. तो हमने इस पॉइंट को क्या करना है, स्फीयर की जो जनरल इक्वेशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट कर देना है. जब हमने पुट किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर प्लस, अब आप देखिए इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि आप पहले पॉइंट को पुट करोगे फिर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आर में. ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पे हमारे पास कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कैलकुलेशन एरर इट्स बेटर कि हम इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या करके रख लें, लर्न करके रख लें. ठीक है, और देखिए लर्न करना कितना आसान है कि सबसे पहला जो आर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है वो कैसा है कि आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, काम खत्म. फिर उसके बाद जो आर का कोएफिशिएंट हमारे पास आया वो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 ब्रैकेट के अंदर एल आ रहा है, एल इधर से एल एम एन में एल फर्स्ट कंपोनेंट हो गया, x1 y1 z1 में x1 पहला कंपोनेंट हो गया और u v w में u पहला कंपोनेंट हो गया. तो l इंटू x1 प्लस u प्लस m इंटू y1 प्लस v प्लस n इंटू z1 प्लस w ब्रैकेट के बाहर हो गया r. और तीसरा केस हमने क्या लिखना है, लास्ट जो बिना r का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी है तो एक r स्क्वायर का वैल्यू आएगा, एक r का वैल्यू आएगा और एक हमारे पास आएगी कांस्टेंट टर्म. और हमने ध्यान से देखा क्योंकि ये पॉइंट उसके ऊपर लाई करता था तो सिंपल स्फीयर की इक्वेशन में हमने उस पॉइंट को पुट किया हुआ है. सो ये हमारे पास हमारी इक्वेशन जो है आ जाएगी और इस इक्वेशन का नाम हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब क्योंकि ये पॉइंट स्फीयर के ऊपर लाई करता है
इसलिए जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे वो क्या होगी, आपके पास जीरो होगी। अब अगर कांस्टेंट टर्म जीरो हो गई तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह की रह गई कि जो भी कॉफिशिएंट हो आर स्क्वायर का और आर का, तो आपके पास आर स्क्वायर प्लस आर के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, तो उसमें से आर कॉमन निकल आएगा। जब आर कॉमन निकल आएगा तो आर की एक वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जीरो है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक रूट आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये लाइन हमें वो कंडीशन प्रोवाइड करे कि जिससे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ सके, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए था, जीरो के बराबर होना चाहिए था। अब एक तरीका तो ये था कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो वाला मेथड यूज करते, बट दैट मेथड इज क्वाइट लॉन्ग, ठीक है, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हमने सिंपल यहाँ पे ये यूज किया फंडा कि अगर एक रूट हमारे पास जीरो आ रही है तो इट इज अंडरस्टूड कि रूट जो है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स आएंगी ही आएंगी, तो वो रूट्स कैसी होनी चाहिए, रियल एंड इक्वल होनी चाहिए। तो अगर एक रूट जीरो आ रही है तो दूसरी रूट को भी यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ आर को क्या ले लेंगे बेटा, जीरो के बराबर ले लेंगे। सो जो कोफिशिएंट ऑफ आर था हमने उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दिया। जब हमने जीरो के बराबर इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ गया, एल इंटू एक्स वन प्लस यू प्लस एम इंटू वाई वन प्लस वी प्लस एन इंटू जेड वन प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने ये लिखने का तरीका इसीलिए ही आपको समझाया था ताकि हमारे से किसी तरह की कोई कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो प्रीवियसली हमने ली थी, हमारे पास क्या आया था कि x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एम। वैसे हम चाहें तो सीधा l की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ से प्रोपोर्शनेटली पुट कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने आपको बताया कि वो वैल्यू प्रोपोर्शनेटली पुट कैसे की जाती है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है कि हमने इन दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंपेयर किया, तो जिससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, l अपॉन n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। x माइनस एक्स वन जो है वो आपका इधर चला जाएगा और z माइनस जेड वन उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उधर से l को हमने कहाँ भेज दिया, न्यूमिनेटर में। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे m अपॉन n की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमारे पास l अपॉन m ऊपर इक्वेशन आई थी हमारे पास, ठीक है, वो इक्वेशन निकाली थी हमने इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 को हमने रीराइट किया, उसमें से हमने n को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब हमने n को कॉमन लिया तो इक्वेशन क्या बन गई, l अपॉन n इंटू एक्स वन प्लस यू प्लस m अपॉन n वाई वन प्लस वी प्लस एन जेड वन प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर 5 से l अपॉन n और m अपॉन n की वैल्यू को क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जब हमने इसे इस इक्वेशन में पुट किया बेटा, तो इन दैट केस हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसी बन गई, यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस एक्स वन अपॉन जेड माइनस जेड वन एक्स वन प्लस यू एंड ऑल दैट, ठीक है। यहाँ से z माइनस जेड वन का हमने ले लिया एलसीएम और z माइनस जेड वन जो है उससे मल्टीप्लाई हो गया। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो व्हाट यू विल हैव x माइनस एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड वन प्लस u इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस v इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस w इंटू जेड प्लस जेड वन plus d is equal to 0, which is a required equation of a tangent plane. Now, here comes the note कि आप इसे, अब ये तो हो गया कि अगर हमारे पास आर्टिकल आता है पेपर में तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इन केस अगर हमारे पास आर्टिकल नहीं आता और हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि हमें इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करनी है टू एनी स्फीयर, तो उस केस में हम ये सारा आर्टिकल तो सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम वहां पे क्या चीज याद करके रखेंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर देना है, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देना है, वाई वाई वन, और जेड स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देना है, जेड जेड वन, और x की जगह हमने पुट करना है x प्लस एक्स वन अपॉन टू, y की जगह पुट करना है y प्लस वाई वन अपॉन टू, z की जगह पुट करना है z प्लस जेड वन अपॉन टू। हमारे पास कोई भी सरफेस हो तो ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने का क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। either we have a surface of parabola or we have a surface of ellipse, conicoid, any kind of surface we have, our formula remains the same. Just simply what we have to do, we have to put x square is equal to x x1, y square is equal to y y1, z in case if it is third dimensional तो z square आ जाएगा आपके पास, तो z z1 हो जाएगा। if it is two dimensional like if it is parabola, ellipse, hyperbola,
तो इन दैट केस सिंपली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में आपने चेंजेस करने हैं और एक्स वाई की वैल्यू में चेंज करनी है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट प्लेन। ये मैंने जनरल इक्वेशन के लिए आपको सॉल्व करके दिखाया है। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर जो होती है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उसके लिए भी आप सेम इसी मेथड से उसको अप्लाई कर सकते हो। एंड फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन इट इज क्वाइट सिंपल। इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस करूंगी, सो प्लीज वॉच दैट।